हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अतुल रंजन आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के सेकंड टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डील करेंगे। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उतना ही यूज करूंगा, उतना ही डील करूंगा जितना आपके फिजिक्स में यूटिलाइज होने वाला है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग डील करेंगे वो है आपका, सबसे पहले डील करेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सेकेंड वन डील करेंगे हम लोग माय डियर फ्रेंड्स पैराबोला। पहले सर्कल डील कर लेंगे, ज्यादा बेटर होगा। पहले सर्कल डील कर लेंगे और तीसरा जो डील करेंगे वो है पैराबोला। इससे ज्यादा मैं यहाँ पे डील करने वाला नहीं हूं। और पैराबोला के साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों काम यहीं पे खत्म होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका पैराबोला ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। तो पैराबोला ही कैसे कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा, वी विल डिस्कस। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला। चलिए लेकिन इन सब को डील करने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को डील करूंगा फंक्शन। कि फंक्शन क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड। फंक्शन कहने का मतलब ये मत सोच लेना कि मैं कैलकुलस में आ गया, नहीं। फंक्शन में इसलिए डील कर रहा हूं कि याद होगा प्रीवियसली मैंने बार बार कई बार ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का नाम लिया था। यहाँ पे भी कई बार हो सकता है मैं फंक्शन का नाम लूं, तो मेरे लिए भी कन्वीनियंस हो जाए कि मैं फंक्शन बोल रहा हूं तो आप समझ रहे हो, आपके लिए भी कन्वीनियंस हो जाए कि सर अगर फंक्शन वर्ड बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं लिटिल बिट फंक्शन के बारे में डील करूंगा, उसके बाद में फिर स्ट्रेट लाइन पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आऊंगा, स्ट्रेट लाइन पे आऊंगा। और स्ट्रेट लाइन के बाद माय डियर फ्रेंड, आप जैसा कि आप जानते हो कि मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा। स्ट्रेट लाइन के बाद मैं पहले वेक्टर स्टार्ट करूंगा। स्ट्रेट लाइन के बाद मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा बिकॉज वेक्टर ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी क्लास में बता चुका हूं कि वेक्टर इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। फिजिक्स में आपका वेक्टर, आप सोचते हो कि फिजिक्स हमारा वेक्टर से स्टार्ट होता है, नो माय डियर। एक्चुअली फिजिक्स में वेक्टर उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे फिजिक्स में काम है, बहुत ज्यादा डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक्चुअल वेक्टर जो पढ़ना है, जब आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में वेक्टर तब आपको रियलाइज होगा कि वेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो वेक्टर अपने फिजिक्स में उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें नीड होगा। तो स्ट्रेट लाइन के बाद मैं वेक्टर स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में सर्कल और पैराबोला पे आऊंगा। तो ये दिमाग में आप क्लियर रखना। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। वी विल सी एट फर्स्ट फंक्शन। वी विल सी एट फर्स्ट फंक्शन। फंक्शन विल सी एट फर्स्ट फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन को भी डिफाइन करने से पहले दो तीन चीजें यहाँ पे, छोटी छोटी चीजें, मतलब एक एक लाइन की चीजें मैं डील कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, डिफाइन करते हैं कांस्टेंट। व्हाट इज द कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होता है, जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के दौरान क्या रहे, उसका वैल्यू अनचेंज्ड रहे, दैट वन इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट। इट इज क्वांटिटी, इट इज द quantity which which remains which remains unchanged during during mathematical mathematical operation or calculation. Calculation, mathematical operation or calculation is called as constant. जैसे कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, इट इज अ नंबर। रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी होता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं 1 2 3 4 डॉट 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 एन, क्या हो सकता है, ऐसा मत सोचिएगा, डेसिमल में भी हो सकता है 2.4 2.3 5.6, ये सब भी क्या है, मैंने कहा रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। और क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, जैसे पाई। पाई का वैल्यू आप जानते हो, पाई का वैल्यू आप क्या क्या होता है, 22/7। ये कहीं भी टर्मिनेट, डेसिमल के बाद कहीं भी टर्मिनेट नहीं होता है। ई, एक नया वर्ड आया ई,
जैसे समटाइम एक्सपोनेंशियल और समटाइम यूलर नंबर भी कहते हैं, समटाइम इट इज कॉल्ड एज द यूलर नंबर, जिसका वैल्यू होता है 2.718, आगे टर्मिनेट ये भी नहीं करता है ई, ठीक है। √2 भी क्या हो सकता है, दैट √2 इज ऑल्सो योर कम्स अंडर द कांस्टेंट, ठीक है ना। रेशनल इरेशनल सारे नंबर भी हो सकते हैं, √3 भी हो सकता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, कहीं पे भी ये नंबर जो है, जब आपकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया गया, वो नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता है माय डियर। कुल मिला के ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान। लेकिन वहीं पे वेरिएबल्स, दूसरा टर्म डिफाइन करूंगा, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, कलर में डिफरेंट ले ले रहा हूं, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स सीधी सी बात है, ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज कर सकता है। और इन वेरिएबल्स को जनरली हम एक्स वाई जेड के टर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जनरली आप भी जानते हो, माना कि एक्स, तो इस तरीके से वेरिएबल्स, मैंने कहा इट इज द क्वांटिटी, इज द क्वांटिटी which remains, which may change during mathematical operation or calculation. It is generally denoted by, it is generally का मतलब आप समझते हो, अधिकांशतः, generally denoted, denoted by x, y and z, ठीक है, z। यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करूं मैं, तो दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये क्या होता है, इट इज अ वेरिएबल विच वेरीज इंडिपेंडेंटली, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। अभी सब समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए, समझते जाइए। अभी जहां मैं फंक्शन बोलूंगा कि ये कहलाता है फंक्शन, तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या मतलब है, द वेरिएबल्स विच वेरीज इंडिपेंडेंटली, द variables which vary independently, independently, ठीक है। इन द सेम वे क्या होता है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब आप समझ गया कि वैसा वेरिएबल्स जो दूसरे पे क्या करे, डिपेंडेंट हो, वैसा वेरिएबल्स जो दूसरे पे क्या हो, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट हो, ऐसा लिखिए। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिख रहा हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। माय डियर, सबसे पहली चीज मैं बता दूं, और पहले भी बता चुका हूं, कि ये रिकॉर्डिंग है, ये मत सोचना कि मैं आपको लिखने का समय दूंगा। तो रिकॉर्डिंग में आप क्या कर सकते हो, अपने फोन या लैपटॉप को पॉज करके उन चीजों को लिख सकते हो, देयर बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं कॉन्टिन्यूअसली बताता जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, द वेरिएबल्स विच which depends on, यहाँ पे वेरिएबल्स, the variable which depends on independent वेरिएबल्स, वैल्यू चेंज तो होगा,
डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू चेंज तो होगा, लेकिन उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज होगा ड्यूरिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेकिन वो किस पे चेंज डिपेंड करेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड। ठीक है, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आइए अब देखते हैं, वी विल सी फंक्शन। फंक्शन की बात करेंगे हम लोग। फंक्शन, फंक्शन जनरली इसे कैसे डिनोट करते हैं? एफएक्स से डिनोट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? एफएक्स से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिए। ये क्या बताता है? इट गिव्स, सिंपली समझिएगा बात को, मैं पहले डिफिनेशन लिख दे रहा हूं उसके बाद। सिंपली इट गिव्स रिलेशन, बहुत आसान लैंग्वेज में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन बिटवीन टू और मोर, it gives the relation between two or more variables. ठीक है, or we can say it establish the relation between independent independent and dependent variables, independent and dependent variables. एज अ रिजल्ट, इसका मतलब क्या? इसका मतलब, अच्छा चलो पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद आगे बताता हूं। तो मैंने कहा कि इट एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर मैं कहूं सपोज टू बी y जो है, y जो है, y हमेशा हमें मिलेगा जब x में क्या कर दूं मैं? 2 ऐड कर दूं। ठीक है ना? y हमें मिलना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा जब मैं x में क्या कर दूं? 2 ऐड कर दूं। हर बार मुझे y मिलेगा जब मैं क्या करूं? x में 2 ऐड कर दूं। ठीक है ना? हर बार मैं x में 2 ऐड कर दूं, एक रिलेशन हो गया। ये y और x में क्या मिल रहा है? रिलेशन मिल रहा। मैं कहूंगा कि y हमें तब मिलेगा जब मैं x स्क्वायर में 5 ऐड करना शुरू कर दूं। मुझे हर बार y मिलेगा जब मैं x स्क्वायर में क्या कर दूं? 5 ऐड करना शुरू कर दूं। फिर से देखिएगा माय डियर, मैं क्या कर रहा हूं? y हमें तब मिलेगा जब मैं हर बार एक्स स्क्वायर में 5 ऐड करना शुरू कर दूं। ये क्या है आपका? ये रिलेशन है माय डियर, रिलेशन है, ये रिलेशन है। ठीक है ना? मैं कहूं कि मुझे y मिलना शुरू होगा जब मैं क्या लूं? sin x प्लस 2 लूं। ठीक है ना? हर बार मुझे y मिलेगा जब मैं क्या लूंगा? sin x प्लस 2 लूंगा। हर बार मुझे y मिल सकता है जब मैं sin x प्लस 2 लूंगा। साइन एक्स, यहाँ पे एक्स क्या हो? थीटा की जगह मैंने एक्स लिखा है। यहाँ पे एक्स क्या है? एंगल है। यहाँ पे एक्स क्या है? थीटा की जगह एक्स एंगल लिया है मैंने। थीटा की जगह क्या लिया है मैंने? एक्स एंगल लिया है। एंड एक्स इज द वेरिएबल। एक्स कुछ भी हो सकता है, π/2 हो सकता है, 3π/2 हो सकता है, 2π हो सकता है, पाई हो सकता है, π/6 होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। इवन माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है एक्स हमारा। तो y हमारा मिलना शुरू हो जाएगा जब हम sin x में, हर बार sin x में क्या करेंगे? हम 2 ऐड कर देंगे, कि हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा? y मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे हो माय डियर, ठीक है? हर बार y और x में क्या मिल रहा है? रिलेशन मिल रहा है। हर बार y और x में क्या मिल रहा है? हर बार y और x में क्या मिल रहा है? रिलेशन मिल रहा है। ठीक है? हर बार y और x में रिलेशन मिल रहा है। इसी को कहते हैं हम फंक्शन। इसी को क्या डिनोट कर सकते हैं हम? y एज अ फंक्शन ऑफ y as a function of x, y as a function of x। यहाँ पे क्या होगा माय डियर? x चेंज करोगे, y का भी वैल्यू क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे? x की वैल्यू को चेंज करोगे। अगर मान लो सपोज टू बी 2 रखे, तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 9, y का वैल्यू 9 आ जाएगा।
y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और x का वैल्यू 3 रखते हो तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14 y का वैल्यू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहे हो, y का भी वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगा चेंज होना शुरू कर हो जाएगा हर बार। हर बार हर बार एक्स स्क्वायर में 5 जोड़ने पे हमें y मिल रहा है। ठीक है ना, तो दिस इज एग्जैक्टली, तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे इट इज अ y एज अ फंक्शन ऑफ, डिनोट तो सिंपली डिनोशन तो किसी चीज को डिनोशन तो एक पक्का डिनोशन होता है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो एक ही होता है एफ एक्स। इसे भी y एज एफ एक्स कहेंगे, लेकिन इसका जो रिलेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। और इसे भी हम क्या कहेंगे y एज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। x चेंज होगा, x अपने वैल्यू को चेंज करेगा, y का भी वैल्यू क्या होगा चेंज होगा। x अपने वैल्यू को चेंज करेगा, y की भी वैल्यू क्या होगा चेंज होगा। यहाँ पे एंगल एंगल x, यहाँ x क्या है एंगल की तरह डिनोट कर रहा हूं मैं, x चेंज करेगा y के भी वैल्यू को चेंज करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे x क्या है इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है, समझिए बात को, x इंडिपेंडेंटली, x किसी पे डिपेंड नहीं है। x को चेंज करूंगा, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, √2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे x। लेकिन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में x कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन y किस पे डिपेंड कर रहा है x पे डिपेंड कर रहा है। अगर 1 होगा x तो y हमारा क्या होगा 3 होगा, अगर 2 होगा x तो y हमारा क्या होगा 4 होगा, अगर 3 होगा x तो हमारा y क्या होगा y हमारा 5 होगा। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है इस वैल्यू ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन x हम अपने आप में क्या हो सकता है कुछ भी वैल्यू चेंज कर सकता है अपना। ठीक है, लेकिन y का वैल्यू इस x पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं व्हाट इज दैट मीनिंग, यहाँ पे x क्या है x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस ले ले रहा हूं, यहाँ पे x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे x इज कॉल्ड एज, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, मैंने कहा कि क्या होना चाहिए दो और दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है। बस बात खत्म। फंक्शन क्या देता है दो और दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशन देता है, या कह सकते हो कि फंक्शन क्या देता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशन देता है। या फिर क्या कह सकते हो कि अगर हम फंक्शन रिलेशन तो देता है, इसका मतलब यह है कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना शुरू करेगा तो हमारा y का भी वैल्यू क्या होना, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का भी वैल्यू क्या होना शुरू करेगा चेंज करना शुरू करेगा। मेरे हिसाब से क्लियर है इतना। तो मैंने कहा क्या है आपका y और x के बीच, y हमें तब मिलेगा जब x में 2 जोड़ दूंगा, y हमें तब मिलना शुरू होगा जब x स्क्वायर में 5 जोड़ दूंगा, y हमें मिलना तब शुरू होगा जब sin x में 2 जोड़ दूंगा मैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो x कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x थीटा की तरह यूज हो रहा है, x एंगल की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी पुट करो, साइन जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे मैंने कहा कि x चेंज करोगे y का वैल्यू x के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि x हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप सोच रहे होगे कि सर आपने कहा टू और मोर वेरिएबल्स, फंक्शन क्या हो सकता है टू और मोर वेरिएबल्स, यहाँ तो हमें सिर्फ टू ही वेरिएबल दिख रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है माय डियर, ऐसा भी तो हो सकता है एक रिलेशन जो क्या हो जाए 5y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा भी तो एक रिलेशन हो सकता है कि z जो है y और x और y पे डिपेंड कर रहा है, z जो है हमारा x और y पे डिपेंड कर रहा है, z जो है x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो x और y इंडिपेंडेंटली वैरी कर सकता है, x कुछ भी पुट करो, ठीक है ना, x कुछ भी पुट करो z का वैल्यू चेंज करेगा, y कुछ भी पुट करो z का वैल्यू चेंज करेगा। x और y यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वैरी कर सकते हैं, बट z
जेड इन दोनों पे, एक्स और वाई दोनों पे डिपेंडेंट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो मिल रहा है ना, 2 से 3, यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे एक से दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशन मिल रहा है। हालांकि अभी हमें अपने सिलेबस में इसे नहीं पढ़ना है, बट क्योंकि मैंने डिफिनीशन डिफाइन किया है, डिफिनीशन, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, एक चीज और समझा रहा हूं। मेरे हिसाब से बचपन से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो पढ़ते ही हो गए आप लोग। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, यहीं पे समझा रहा हूं मैं, ज्यादा दूर नहीं, यहीं पे समझा रहा हूं मैं। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं बात करूं गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ, यहाँ पे मेरे हिसाब से आइडियल गैस लॉ के बारे में इतना तो जानते होंगे आप लोग। आइडियल गैस लॉ, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। गैसेस के लिए होता है, पी क्या होता है, प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और टी आपका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो गैसेस का ये किसके बीच रिलेशन है, ये किसके बीच रिलेशन है, गैसेस के, गैसेस के किसी कंटेनर में अगर गैस रखे हो, किसी कंटेनर में अगर गैस रखे हो, गैस रखे हो, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा, इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आर जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू चेंज अभी मैंने बताया ना, कांस्टेंट्स ड्यूरिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका वैल्यू चेंज, आर का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। ये क्या है आपका, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यही कांस्टेंट है जो ड्यूरिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो टी वेरिएबल, पी वेरिएबल, वी वेरिएबल, तीनों के बीच क्या मिल रहा है आपको, रिलेशन मिल रहा है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा इसे और क्या करूं, चेंज करूं, तो एन आर टी बाई पी लिखा जा सकता है, एन आर टी बाई पी। अगर फॉर अ कांस्टेंट, कांस्टेंट, फॉर अ कांस्टेंट, फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स, ज्यादा बेटर होगा समझाना। ठीक है, for a fixed number of moles, for a fixed number of, for a fixed number of moles, for a fixed number of moles, आर तो कांस्टेंट ही है, और जैसे ही फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स मैंने इस कंटेनर में कहा, तो यानी कि एन भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एन भी हमारा कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो गया हमारा, वी इज द फंक्शन ऑफ टी और पी, दोनों पे डिपेंड करेगा। टी और टी भी वैरी करोगे तो वॉल्यूम आपका चेंज होगा, पी भी वैरी करोगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज करेगा। टी भी वैरी करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, पी भी वैरी करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। वी इज द फंक्शन ऑफ टी एंड पी माय डियर, दिस इज। अब यहाँ पे टी और पी क्या है, टी और पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वी क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, यही फंक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच क्या करता है, आपको रिलेशन देता है भैया मेरे, नथिंग एल्स, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक छोटी सी बात और, कि जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते हो, मेरे हिसाब से सबको थोड़ा बहुत पता, क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब का जमाना है माय डियर, और यूट्यूब पे इतना ज्ञान है कि इतना तो थोड़ा बहुत सब लोग आप जानते होंगे कि जैसे जैसे पानी में नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, या धरती से जैसे जैसे हाइट पे जाते जाते हैं प्रेशर क्या होता जाता है, घटता जाता है। साथ ही साथ धरती से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है हमारा, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी चेंज होता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे धरती से ऊपर जा रहे हैं हमारा pressure is the function of height as well as temperature is the function of height। कहीं ना कहीं हाइट के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। वो अलग बात है कि अभी हमें रिलेशन पता नहीं है, बाद में रिलेशन हम लोग इसका रिलेशन फाइंड आउट करते रहेंगे, डोंट वरी, वी विल सी। इसका रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में।
लेकिन अभी मैं सिंपली ये बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये दिमाग में होगा कि जैसे जैसे धरती से आप ऊपर बढ़ते जाते हो, ऊपर बढ़ते जाते हो, ऊपर बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे क्या होता जाता है, वैसे वैसे प्रेशर आपका चेंज होता जाता है, प्रेशर घटता जाता है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी घटता जाता है। अगर पानी में जैसे जैसे डेप्थ डेप्थ आप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो मेरे हिसाब से यूट्यूब का जमाना है, इतना सब लोग जानते होंगे, यानी कि प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे जाता हूं मैं, कि फॉर वाटर इफ इफ वी मूव इफ वी मूव वाटर और लिक्विड कह सकते हो, लिक्विड में वी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वी कैन से डेप्थ, और मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं डेप्थ, जैसे जैसे नीचे, डेप्थ का मतलब गहराई में जाओगे तो प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ एच, पानी का सतह है ये, दैट इज द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ वाटर। इसे मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर में रख दो, इसे कंटेनर में रख दो, इसे कंटेनर में रख दो। ये सरफेस ऑफ वाटर अलग कलर से दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे जैसे इस सरफेस से नीचे जाते जाएंगे, डेप्थ कहेंगे उससे, जैसे जैसे इस सरफेस से नीचे जाएंगे, डेप्थ एच, डेप्थ को डिनोट कर रहा हूं मैं एच, वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी कि प्रेशर और एच के बीच, डेप्थ के बीच कहीं ना कहीं आपको रिलेशन मिलेगा, और उसे ही क्या कहेंगे, दैट इज, मैंने कहा कि बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन मत लो, रिलेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना कि प्रेशर कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ डेप्थ है, ठीक है ना। अगर मैं बात कर सॉरी अगर मैं बात करूं गैसेस की, अगर मैं बात करूं गैसेस की, ये आप नोट कर लेना, अगर मैं बात करूं गैसेस की और गैसेस, if we move if we move in upward direction from the earth surface, upward direction from the earth surface in air, प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज, प्रेशर प्रेशर एंड टेम्परेचर decreases decreases with decreases with height h, हाइट h, यानी कि क्या कह सकते हो आप, ये आपका अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, इस अर्थ सरफेस से सर्टेन हाइट पे गए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे P एंड T दोनों के दोनों, P इज द फंक्शन ऑफ H एज वेल एज T इज द फंक्शन ऑफ H, T भी हमारा H के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिलेशन बाद में हम जानते रहेंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि P और H के बीच रिलेशन मिलेगा, T एज अ फंक्शन ऑफ H। मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं है आप लोगों को, तो रिलेशन और फंक्शन का मतलब कहीं ना कहीं आप समझ गए, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंक्शन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मेरे हिसाब से जब इतना आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विल मूव ऑनवर्ड्स, ठीक है। चलिए, और देखिए, देखते समझ जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। मैंने कहा इफ इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, अब मैं एक्चुअली डिफाइन करूंगा मैं, अभी तक तो मैं समझा रहा था कि फंक्शन है क्या, ये समझाना बहुत जरूरी है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इट मीन्स if independent variable independent variable changes its value changes its value independent variable changes its value
then dependent variable also dependent variable will also change its value according to independent वेरिएबल्स। पहली बात इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये पहली बात हो गई माय डियर। द सेकंड थिंग समझिएगा बात को, ठीक है ना, बहुत जरूरी है समझना। सेकंड थिंग कि जिस एक्स पे, क्या कह सकते हो, ऐसे कहो, ऐसे समझो कि एक पर्टिकुलर एक्स के लिए वाई का डिफाइंड होना, फंक्शन कहलाने के लिए एक पर्टिकुलर एक्स के लिए वाई का डिफाइंड वैल्यू मिलना हमें बहुत जरूरी है। एग्जांपल समझाऊंगा, पैनिक नहीं होने की जरूरत है, ठीक है ना। मैंने कहा कि सेकेंड वन, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स y must having y must having y must having defined value, defined value if y is, समझो, y having defined value, y having defined value, then y is called as function of x, y is called as function of x। थर्ड वन, ये लिखते जाइएगा आप लोग साथ में। थर्ड वन, if y is not defined for a particular value of x, then y is not the function of x at that particular point। अगर y किसी भी पर्टिकुलर x के लिए डिफाइन नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड, यानी कि उस x के लिए y हमारा डिफाइंड नहीं होगा, y अगर किसी भी पर्टिकुलर x के लिए हमारा डिफाइन नहीं हो पाया, यानी कि y हमारा उस पर्टिकुलर x के लिए फंक्शन नहीं होगा, y इज नॉट द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर x, or you can say at that particular point y is not the function of x। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब एग्जांपल हम फटाफट समझ लेते हैं, फटाफट समझ के काम खत्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहां बात करूं कि y क्या है हमारा, x प्लस 2 है, तो थोड़ा देखिए, जब x आप -2 रख लो, -3 रख लो, -4 रख लो, माइनस इंफिनिटी, -1 लाख रख लो, -2 लाख रख लो, प्लस में कुछ भी वैल्यू रख लो, कुछ भी वैल्यू रख लो, y का हमेशा एक डिफाइंड वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे x किसके लिए डिफाइंड है आपका, इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी। देखिए, जब हम बड़े वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो आप भी जानते हो उसे क्या कर सकते हैं, इंफिनिटी लिख सकते हैं, और छोटे से छोटा वैल्यू जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते उसे क्या लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी लिख सकते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। तो x हमारा माइनस इंफिनिटी, मैंने कहा कि इंफिनिटी की जगह अगर -5 लाख, एक एग्जांपल दे रहा हूं, -5 लाख पुट कर रहा हूं, तब भी y आपका डिफाइंड है। अगर इंफिनिटी की जगह 5 लाख, 5 करोड़, 5 अरब, 500 करोड़, समझ रहे हो बात को, कुछ भी आप यहाँ पे रखो, ये y हमारा डिफाइंड वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए बहुत बड़े वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सिंपली इनफाइनाइट लिख देते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये सबके लिए, पूरे x के लिए y हमारा डिफाइंड है, y हमारा डिफाइंड है।
तो क्या कहेंगे y इज द फंक्शन ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। क्या कहेंगे हियर y इज फंक्शन ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, अगेन आप x कुछ भी पुट करो, माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी पुट करो, y का डिफाइंड वैल्यू मिलेगा, y का डिफाइंड वैल्यू मिलेगा। आप माइनस टू भी पुट कर दोगे, माइनस टू का स्क्वायर आप जानते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, फोर प्लस टू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि y का हर हाल में x कुछ भी पुट करो, आप कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, ठीक है ना। एक छोटा सा चीज मैं जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो वहां एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगा आपको डोमेन एंड रेंज का। क्या होता है डोमेन रेंज? अगर ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी तो डोमेन रेंज मेरे लिए समझाना बहुत इजी होगा। मैक्सिमम मैं 10 से 15 मिनट लूंगा डोमेन रेंज को समझाने के लिए, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे कैलकुलस में थोड़ा बहुत क्या बताना होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी बताना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कहीं ना कहीं हम लोग कर पाते हैं। ठीक है ना। इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। जहां जिस पॉइंट पे अगर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, वहां से इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग लेटर। ठीक है ना। तो मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि इन चीजों को याद रखोगे तो आपको कैलकुलस पढ़ने में थोड़ी बहुत आसानी होगी। लिटिल बिट मैं स्टार्ट करूंगा डोमेन रेंज से, 10 से 15 मिनट मैं आपका लूंगा डोमेन रेंज में। और देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी की, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच डिफाइंड है, और उसके लिए हर हाल में y का डिफाइंड वैल्यू मिलेगा। तो क्या लिख सकता हूं, y इज हियर अगेन फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल। इसको क्या कहते हैं, फॉर ऑल। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ये फॉर ऑल x ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यानी कि y इज फंक्शन ऑफ x एवरीवेयर, y इज द फंक्शन ऑफ x एवरीवेयर, एवरीवेयर। लेकिन मैं यहीं पे एग्जांपल एक ट्विस्ट कर दे रहा हूं। क्या ले ले रहा हूं मैं, y इज व्हाट, 1/x y इज इक्वल टू माइनस, y इज इक्वल टू x माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए ध्यान से कि अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं मैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा माय डियर, जीरो आ जाएगा। और आप जानते हो कि 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, 1/0 टेंड्स टू इनफाइनाइट। वैसे भी मैंने कहा कि जो चीज जनरली डिफाइंड नहीं होता है उसे हम क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट का फॉर्म दे देते हैं। ठीक है ना। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हो, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा माय डियर, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। और 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे हमारा काम खत्म। x इज इक्वल टू 1 पे हमारा डिफाइंड y डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, y इज द फंक्शन ऑफ x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ध्यान से सुनना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। 1 पे हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं है, y पे हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं है, x इज इक्वल टू 1 पे हमारा y डिफाइंड नहीं है। मेरे हिसाब से ये बातें क्लियर होंगी माय डियर। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ये एक चीज क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल आप लोगों को दे दे रहा हूं मैं, इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। y इज इक्वल टू रूट अंडर, रूट अंडर x माइनस 1, y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1। हाँ से सुनना, मैं जो बताऊंगा बहुत जरूरी है। तो x माइनस 1 बाद में डिस्कस करूंगा। पहले अगर मैं कहूं कि y इज स्क्वायर इज इक्वल टू x की बात अगर करूं मैं,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की बात करो तो लगभग वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मान के चलो तो, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव। हियर यहाँ पे नाम दूंगा, हियर द वैल्यू ऑफ x ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। Here value of x is always positive। पहली बात ध्यान से सुनना, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। x, here the value of x is always positive, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखे तो यानी कि y is equal to रूट अंडर x लिख रहा हूं, ये x क्या होना चाहिए, x हर हाल में इक्वल टू पॉजिटिव। का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगेन मैं समझा रहा हूं। ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है ना। ये नेगेटिव y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। मैंने कहा कि इसकी तरफ पॉजिटिव की तरफ जाते हो पॉजिटिव एक्स लेते हो, नेगेटिव की तरफ जाते हो नेगेटिव एक्स लेते हो। तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ एक्स हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ओरिजिन से हर हाल में कहा जाओगे आप, राइट हैंड साइड जाओगे। एक्स के लिए ओरिजिन से हर हाल में राइट हैंड साइड में जाओगे, ओरिजिन से हर हाल में कहा जाओगे, राइट हैंड साइड में जाओगे। ओरिजिन को क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ओरिजिन को हम 0 0 लेते हैं। ओरिजिन को क्या लेते हैं, 0 0 लेते हैं। ओरिजिन को क्या लेते हैं, 0 0। एक्स में भी 0, वाई में भी 0। रेफरेंस पॉइंट जहां से सारे मेजरमेंट स्टार्ट होते हैं, याद करिए डिफिनेशन। रेफरेंस पॉइंट जहां से सारे मेजरमेंट क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं 0 0, ठीक है ना। तो आप अगर पॉजिटिव में जाओगे और राइट हैंड साइड में जाओगे तो यानी कि एक्स का पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, यानी कि 0 से आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स हर हाल में ग्रेटर देन जीरो होगा तभी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, अगर लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। लेकिन हमारे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक्स हर हाल में पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब आप इसे रूट अंडर भी करते हो माय डियर, इसका मतलब इस रूट के अंडर वाला जो एक्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इस रूट के अंदर वाला जो एक्स है वो कभी भी, रूट के अंदर वाला जो एक्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव ही हर बार हाल में मिलना है और वाई को यहाँ पे लिखोगे तो रूट अंडर एक्स लिख सकते हो, तो यानी कि साफ बात है कि ये एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एक्स नेवर बी, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, एक्स नेवर बी नेगेटिव, रूट के अंदर कभी भी x नेगेटिव डिफाइन नहीं है। विद इन द रूट, यानी कि मैं लिखूंगा विद इन द रूट नेगेटिव x इज नेवर नेवर डिफाइंड। नेगेटिव x इज नेवर डिफाइंड, नेगेटिव x इज नेवर डिफाइंड, नेगेटिव x इज नेवर डिफाइंड। अब उसे अगर नेगेटिव लिखते भी हो तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आगे पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, वो किस तरीके से डिफाइंड होता है, रियल नंबर नहीं रह जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, उसे आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। रियल नंबर नहीं रह जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, उसे आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेगेटिव होगा तो वो रियल नंबर नहीं, रूट के अंदर अगर नेगेटिव होगा तो वो रियल नंबर नहीं रह जाएगा। और हमें कैलकुलस में सिर्फ अभी फिलहाल में रियल नंबर से मतलब है। ये जो फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है रियल नंबर के लिए डिफाइन किया जा रहा है, वाई जो डिफाइन किया जा रहा है रियल नंबर के लिए डिफाइन किया जा रहा है माय डियर। हमें इमेजिनरी नंबर से भी मतलब नहीं है। मैंने कहा इमेजिनरी नंबर आप अपने अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते रहना, यहाँ पे मुझे ही डिस्कस नहीं करना है। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो y कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, y कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, अगर y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स लिखें तो यहां पे y इज द फंक्शन ऑफ x, इसे ऊपर कर रहा हूं मैं, हियर इसके लिए मैं लिखूंगा, चेंज कर लो मैं, हियर y इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड व्हेन
x is less than 0 और when x is नेगेटिव। x नेगेटिव हो या x लेस देन 0 होगा, यहाँ पे y हमारा डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x ओनली फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ओनली फॉर x इज पॉजिटिव नंबर्स मेरे हिसाब से क्लियर होगा माय डियर। ठीक है, तो इसी को फंक्शन कहते हैं। देखिए कहां से कहां पे ला रहा हूं मैं, एकदम बेसिक डिफिनेशन से स्टार्ट किया था कि ये क्या है भाई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच रिलेशन बना, कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने। उसके बाद मैंने कहा कि एक्चुअल डिफिनेशन पे आए कि y x का फंक्शन तभी होगा जब x फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, y का क्या हो, डिफाइंड वैल्यू हो। अनडिफाइंड वैल्यू के लिए कभी भी फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, किसी एक पर्टिकुलर x के लिए अगर हमारा y अनडिफाइंड हो जाता है तो यानी कि y उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन ऑफ x नहीं है। वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये एक बार समझ लिए तो मैंने कहा कि 15 मिनट का जो डोमेन रेंज कैलकुलस में बताऊंगा वो समझाना मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ओनली फॉर x इज पॉजिटिव नंबर। ओके, अब इसी तरीके से यहां पे बात करें, x माइनस वन ले लिया है मैंने, क्या ले लिया है, x माइनस वन है, तो लगभग ऐसा ही रूट के अंदर है, तो यानी कि रूट के अंदर x माइनस वन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x माइनस वन का पूरा वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो गया माय डियर, अगर ये नेगेटिव हो गया तो y क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू माइनस वन माइनस टू, रूट अंडर अगर मैं कह दूं कि माइनस टू का वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा ये डिफाइंड नहीं है, ये रियल नंबर नहीं देगा, ये हमेशा क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, इमेजिनरी नंबर देगा। क्या देगा, इमेजिनरी नंबर देगा। और वही मैंने कहा कि वही इमेजिनरी नंबर आप अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज नॉट माई पार्ट, मुझे सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना है और फिजिक्स में जो चीजें जरूरी है वही मुझे डिस्कस करना है। तो मैंने कहा कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ गया, माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन, कुछ इस माइनस 1.5, ऐसा नहीं है कि आप 1.5 नहीं ले सकते, कुछ भी आ गया वो रियल नंबर नहीं है, वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस वन को नेगेटिव नहीं होना है। तो x माइनस वन को नेगेटिव नहीं होना है, इसका मतलब x क्या हो सकता है हमारा, वन से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, वन से छोटा, नेवर बी लेस देन वन, नेवर, यहाँ पे नेवर लिख दूंगा। इफ एक्स नेवर बी लेस देन वन, वन से छोटा वैल्यू पुट करके देखो, जीरो पुट करके देखो, एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। माइनस 0.5 पुट करके देखो, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स का वैल्यू वन से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, वन से क्या होगा, यहां पे मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस वन। ठीक है, x नेवर बी लेस देन वन। ठीक है, x फॉर डिफाइंड वैल्यू ऑफ y, और डिफाइंड वैल्यू ऑफ y, x मस्ट बी ग्रेटर देन वन, ये होना चाहिए। ठीक है ना, या ऐसा लिख सकते हो, y इज द फंक्शन ऑफ x ओनली फॉर या ओनली वेन x इज ग्रेटर देन वन। मेरे हिसाब से क्लियर होगा, अब जाके फंक्शन क्लियर हो गया कि क्या कह रहा हूं मैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को बार बार देखना, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इट इज नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा कोई कुछ नहीं है, तोप नहीं है, समझना। अगर थोड़ा सा भी मैथमेटिकली साउंड हो, आप थोड़ा सा भी, मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी
मैथमेटिकली साउंड हो, थोड़ा सा भी इक्वेशन वगैरह पढ़ा है आपने 9th 10th में, थोड़ा सा भी, तो ये चीजें आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है समझना, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम आगे। फंक्शन का काम खत्म हो गया, ठीक है ना, फंक्शन को डिफाइन कर लिया हमने। अब यहाँ पे मेनली आपके +1 +2 में 5 तरीके के फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। you have to deal you have to deal have to deal mainly types of function in our syllabus according to our syllabus। इसे मैं डिनोट करता हूं आई लेट से, इसे मैं डिनोट करता हूं आई लेट से, ठीक है। मैं सबके बारे में अभी डील नहीं करूंगा माय डियर, मैं सिर्फ बता रहा हूं। मैं जब फंक्शन पढ़ाना शुरू करूंगा तो सबके बारे में डील करूंगा। यहां पे सिर्फ मैं अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल, आई मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, क्या होता है, इनवर्स फंक्शन कह लो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कल याद होगा मैंने बताया था कि प्रीवियस क्लास में याद होगा मैंने बताया था कि अगर कहीं पे भी आप क्या लिखते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाए, 4/7 आ जाए, ठीक है। अब इसका वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंगल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। जब इसका वैल्यू पता नहीं है तो मैंने क्या बताया था, एंगल सिंपली क्या लिख देना होगा, साइन इनवर्स 4/7, इसे इनवर्स कहते हैं, और यही है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। दैट वन इज कॉल्ड एज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो किसको डिनोट करता है, कहीं ना कहीं एंगल्स को डिनोट करता है। क्लियर है, थोड़ा बहुत तो मैंने इसीलिए कहा कि सब कुछ बता दिया है। साइन इनवर्स 4/7 यही कहलाता है साइन इनवर्स, दैट वन इज कॉल्ड एज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एल किसको कहते हैं, एल का मतलब क्या होता है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, एल को क्या कहते हैं, एल इज कॉल्ड एज अ लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन। ये मैं बताऊंगा नहीं कैसा होता है, क्योंकि लॉग के बारे में प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, यहाँ पे मैं ये अलजेब्रिक डिफाइन करूंगा, डोंट वरी, अलजेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल के रूप में, अलजेब्रिक फंक्शन डिफाइन करूंगा पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में, ठीक है। टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन माय डियर, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन याद होगा, शुरू में मैंने कहा था फ्रॉम द बिगिनिंग कि y हर बार हमें मिलेगा जब साइन एक्स में क्या करूंगा मैं, 2 पुट कर दूंगा, ठीक है, साइन एक्स में 2 पुट कर दूंगा, या फिर हर बार हमें y मिलेगा जब साइन एक्स में नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। हर बार मुझे y मिलेगा जब साइन एक्स और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इन सबको क्या कहते हैं, जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और y के बीच रिलेशन मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और y के बीच रिलेशन, यहाँ पे x एज एंगल है, एज एन एंगल, तो y और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बीच रिलेशन मिले, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रेशियो के फॉर्म में हो सकता है, एडिशन के फॉर्म में हो सकता है, सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, देखिए अब समझ में आया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है। बार बार मैं जब नाम ले रहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे एक्स और वाई कैसे जुड़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के थ्रू जुड़ रहे हैं, टी रेशियो के थ्रू जुड़ रहे हैं। यहाँ पे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे जुड़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हेल्प से जोड़ा जा रहा है, इन्हें इनके बीच रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के हेल्प से फाइंड आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है y इज इक्वल टू सिंपली cos x कह रहे हो, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है माय डियर। x चेंज करेगा y का वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स कह रहे हो, वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। y और x के बीच क्या है, y और x के बीच रिलेशन मिल रहा है, किसके हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के हेल्प से, ठीक है। दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और e क्या होता है माय डियर, e होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई एम नॉट गोइंग टू अगेन डिस्कस, क्योंकि इसे एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंट को बहुत अच्छे ढंग से डील करूंगा मैं कैलकुलस के टाइम। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, यही फंक्शन
यही कहलाता है आपका क्या, आइलेट। आइलेट में आई क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए क्या है आपका, अलजेब्रिक फंक्शन, टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ई क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यही 5 मेनली फंक्शन आपको डील करना है, ठीक है ना। और कैलकुलस में बहुत अच्छे से डील करूंगा एक्सपोनेंशियल एंड व्हाट, लॉगरिथम, ठीक है, प्रॉपर। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी अच्छे से डील करूंगा। अभी जितना काम है उतना मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। आइए, ये हो गया आइलेट। अब मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन डील करूंगा मैं, किसके टर्म में, अलजेब्रिक अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स कैसा हो, कुछ इस तरीके से हो, ध्यान से सुन देखिएगा, एच टू द पावर n प्लस बी एक्स टू द पावर n माइनस वन, ई एक्स टू द पावर n माइनस टू, प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक चलेगा, एक्स टू द पावर 0 तक चलेगा। और आप जानते हो किसी का पावर, अगर कोई भी किसी चीज का पावर 0 करते हो तो वो क्या बन जाता है आपका, 1 बन जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, अगर किसी चीज का पावर 2 टू द पावर 0 अगर करते हो तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इस बात का एकदम बिल्कुल ध्यान रहे। तो इसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितना है इसका, n है, कितना डिग्री है, n है। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x, क्या कह सकते हो, y एज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में, ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे n को क्या कर दूं, 0 पुट कर दूं, n को क्या कर दूं मैं, 0 पुट कर दूं, ठीक है। n का वैल्यू क्या ले लूं मैं, 0 ले लूं, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा हमारा, y इज सिंपली a। अब मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, n इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं मैं, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये हो जाएगा x टू द पावर 0, बाकी टर्म ही खत्म, ठीक है ना, बाकी टर्म ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये y इज इक्वल टू a हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। अब मैं यहाँ पे ए बी सी ये सब क्या है, हियर यहाँ पे एक चीज और लिख दे रहा हूं मैं, इसे इसे इरेज कर दो, यहाँ पे ए बी सी के बारे में लिख दो, हियर ए बी सी डी, ये सब के सब क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है लेकिन कांस्टेंट है, यानी कि इसका वैल्यू हो सकता है 3 हो जाए, इसका वैल्यू हो सकता है 5 हो जाए, इसका वैल्यू हो सकता है 7 हो जाए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है लेकिन होंगे कांस्टेंट ही, न्यूमेरिकल वैल्यू ही उनका होगा, ये चेंज नहीं करेंगे आपके ड्यूरिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए बी सी डी ऑल आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अब आइए, इतना तक हो गया, अब आइए, अब n इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हो तो आगे वाले टर्म तो क्या हो जाएंगे, खत्म, ठीक है ना। यहीं पे आपका 0 तक है ही, देख रहे हो आप, ठीक है, 0 तक जाना ही है, n माइनस n क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि यहीं पे 0 लेके काम खत्म कर दिया, तो x टू द पावर 0, आगे वाला टर्म ही खत्म, आगे वाला टर्म खत्म, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू सिंपली a हो जाएगा, y इज इक्वल टू सिंपली a, और a क्या है हमारा, कांस्टेंट, यानी कि y का वैल्यू सिंपली क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि y का वैल्यू सिंपली क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। अब ये कैसे कह सकते हो कांस्टेंट, जैसे मान लो कि एक इक्वेशन आ जाए y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7, तो कुछ इसी तरीके का इक्वेशन, ठीक है, कुछ इसी तरीके का इक्वेशन मिले, मेरे हिसाब से क्लियर होगा सबको, ठीक है। अगर n का वैल्यू क्या ले लूं मैं, वन ले लूं, n का वैल्यू क्या ले लूं मैं, 1 ले लूं, तो ये 1 माइनस 1 0, यहीं तक काम खत्म, ठीक है ना, यहीं तक काम खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू
एक्स टू दावर 1, एक्स टू दावर 1 माइनस 1, यहां तक जाते जाते काम खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा आपका ए एक्स प्लस बी एक्स टू दावर 0, और आप जानते हो एक्स टू दावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाइनली हो क्या जाएगा, ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ऐसा रिलेशन बता चुका हूं मैं। मान लो कि ए की जगह 2 हो जाए, ये रिलेशन कैसा हो सकता है, 2x प्लस 3, वाई इज इक्वल टू 5x प्लस 9, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से y। ठीक है, जहां पे a क्या है 5 और b क्या है 9। इस इक्वेशन में a क्या है 2 और b क्या है 3, कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके की इक्वेशन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी मैं जो आगे बताने जाऊंगा, अभी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस करूंगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या इसे कुछ और भी कहते हैं, ये सारा कुछ लिख दे रहा हूं मैं, सारा कुछ लिख दे रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसे और भी कहते हैं y इज लीनियर फंक्शन। फंक्शन तो है, लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्स टू द पावर मैक्सिमम एक्स का पावर कितना है, मैक्सिमम एक्स का पावर कितना है 1 है। y इज लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर 1 है इसलिए इसे कहते हैं लीनियर फंक्शन। एक्स टू द पावर 1 होने के कारण मैक्सिमम पावर, लीनियर फंक्शन का मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 1, ऐसा लिख लो। मैक्सिमम पावर ऑन एक्स इज 1। ठीक है, लीनियर फंक्शन का मतलब ये कहलाता है। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हो, देखो ये इसलिए मैं लिख रहा हूं कि जब आप न्यूमेरिकल फिजिक्स में सॉल्व करते हो ना, जब आप न्यूमेरिकल फिजिक्स में सॉल्व करते हो तो क्या होता है आपका, व्हाट इज दैट, न्यूमेरिकल जब आप फिजिक्स में डील करते हो तो कुछ इसी तरीके से मे बी की लैंग्वेज मिल सकता है, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या फिर क्या कह सकते हो कि y linearly varies with, linearly varies with x। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, we'll see some example here, we'll see some example here। मैं कहूं कि v is the final velocity, मेरे हिसाब से 9th में आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो लेक्चर देखिए, ये रिकॉर्डिंग है, लेक्चर देखते देखते आप पॉज मारोगे, पॉज मार के एनसीईआरटी 9th का किताब उठाओगे और इस जो फॉर्मूला लिखने वाला हूं इस फॉर्मूले को आप देखोगे। देखिए होता क्या है, मैं इसे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम मोशन में, लेकिन जब चीजें आपकी 9th 10th के लेवल पे थोड़ी बहुत क्लियर होती है ना, पढ़ने में दोगुना मजा आ जाता है। ठीक है, और मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आएगा। d इज इक्वल टू यू क्या है आपका माय डियर, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, गिवन होता है आपके क्वेश्चन में, और वो कांस्टेंट होता है। इनिशियल वेलोसिटी जो होता है आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, या तो कहेगा कि आपका जो बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, या कहेगा कि आपके बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन होता है, ये वैल्यू जो होता है कांस्टेंट होता है। और ये क्या होता है आपका ए टी, ये टी क्या होता है, टाइम होता है, और ए क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि ये भी क्या है आपके पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। ये एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये टाइम होता है, और यही टाइम क्या है, वेरिएबल पार्ट है। यही टाइम क्या है आपका, वेरिएबल पार्ट है। तो थोड़ा देखिए, यानी कि v किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, v किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग। और t का मैक्सिमम पावर कितना है, t का मैक्सिमम पावर 1 है। टीवी जो डिपेंड कर रहा है कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कांस्टेंट पे डिपेंडेंसी नहीं, डिपेंडेंसी किस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन। तो मैंने कहा कि v और t,
के बीच का रिलेशन है ये, v और t के बीच का रिलेशन है। ये बात अलग है कि अब t के अकॉर्डिंग कैसे वेरी कर रहा है, तो u प्लस at के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। हर बार a से t में a से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें u जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। और t का यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। t का मैक्सिमम पावर 1 है। तो यहाँ पे थोड़ा देखो तो कुछ इसी तरीके से दिख रहा है क्या। अगर b को मैं कर दूं u, ए तो ए हो ही गया, टी को कर दो, एक्स को कर दो टी, और वाई को कर दो वी, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहोगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं मैं, इसे लिटिल बिट ऊपर करके मैं समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे v क्या लिखोगे, v एज द फंक्शन ऑफ t लिखोगे। v टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी, v टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी, टाइम इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है लेकिन उस पर डिपेंडेंसी किसका है, v का, फाइनल वेलोसिटी का है। ठीक है ना। तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा फंक्शन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग v जो है हमारा, v जो है हमारा कैसा फंक्शन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा। कैसा बनाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, देखिए स्ट्रेट के लिए शॉर्ट फॉर्म एस टी लिख रहा हूं, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, या फिर लिखूंगा मैं v इज लीनियर फंक्शन ऑफ, लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर लिखोगे v linearly varies, linearly varies with, linearly varies with time my dear, this is exactly your what। ठीक है, ये है आपका फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी n इज इक्वल टू 1 पुट किया मैंने, देखिए थोड़ा ध्यान से, n इज इक्वल टू, अभी तो 1 पुट किया है, अब n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। n इज इक्वल टू 2 पुट करने के लिए आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। n इज इक्वल टू 2 पुट कर, n इज इक्वल टू 2, पॉलिनोमियल इक्वेशन में n इज इक्वल टू 2, कहां गया हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन, हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन देखिए 2 पुट करोगे, 2 यहाँ पे होगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, काम खत्म, वहीं तक मूव करना है। ठीक है, वहीं तक मूव करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, y एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सी एक्स टू द पावर 0 होगा, जैसे मैंने क्या लिख दिया, एक्स टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी y एज अ फंक्शन ऑफ x ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पावर दिख कितना, मैक्सिमम पावर ऑफ, मैक्सिमम पावर ऑफ ऑन ज्यादा बेटर होगा, ऑन x is 2, maximum power on x is 2, maximum power on x is 2, और इस इक्वेशन का भी अपना नाम है, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड, इसी को पैराबोला कहते हैं। कोऑर्डिनेट में याद होगा, मैंने कहा कि पैराबोला भी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना, पैराबोला याद होगा, पैराबोलिक फंक्शन और पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक, पैराबोलिक इक्वेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है आपका पैराबोलिक इक्वेशन। अब कहोगे कि ऐसा फंक्शन क्या हमने देखा है सर, बिल्कुल देखा है भाई, इसको भी मैं दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। आपने अगेन 9th 10th के लेवल पे पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा रेस्ट एंड मोशन में, s इज इक्वल टू, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, आइए देखते हैं, अब थोड़ा यहाँ पे t का, यहाँ पे a अगेन एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन अगेन कांस्टेंट। ठीक है, हाफ भी कांस्टेंट हो गया, हाफ भी क्या है, कांस्टेंट ही है। u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी ये भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक है ना, और यहाँ पे t का मैक्सिमम पावर, t मैक्सिमम पावर, पावर इज 2। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो,
अगर a की जगह मैंने क्या कर दिया, हाफ a कर दिया, p की जगह क्या कर दिया, u कर दिया, और x की जगह t कर दिया, x की जगह t कर दिया, y की जगह s कर दिया, और c को क्या कर दिया, यहां पे c को 0 कर दिया। c कांस्टेंट है, 0 भी हो सकता है, 0 इज आल्सो अ कांस्टेंट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, आप समझ सकते हो इस बात को। तो मैंने कहा कि c को 0 कर दिया, 0 भी तो हमारा कांस्टेंट ही है ना, यहाँ पे एक 0 देख लो, 0 ही हमारा कांस्टेंट है, c है, ठीक है ना। तो a को कर दिया हाफ a, b को कर दिया u, और x को कर दिया दोनों जगह पे t, और t का कितना पावर है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये क्या हो गया, s इज द फंक्शन ऑफ s क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है माय डियर, s इज द फंक्शन ऑफ टाइम। और ये कैसा फंक्शन है, s और t के बीच कैसा फंक्शन मिल रहा है, s और t के बीच कैसा फंक्शन मिल रहा है, पैराबोलिक फंक्शन मिल रहा है। कैसा फंक्शन मिल रहा है, पैराबोलिक फंक्शन मिल रहा है। इसी तरीके से 3 क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है ना। बाई क्वाड्रेटिक n इज इक्वल टू 3 पुट कर दोगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक तब बनेगा जब आपका x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते हो। बट ठीक है, इतना सफिशियंट है हमारे लिए, दैट वन इज सफिशियंट फॉर अस। ये हाँ हमारा पैराबोला तक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैराबोला तक। कहीं कहीं आपको क्यूबिक इक्वेशन भी दिखेगा, ठीक है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, अपने खुद से आप पुट कर लेना, आप खुद से पुट कर लेना, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 के लिए। n इज इक्वल टू 3 के लिए क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, और n इज इक्वल टू 4 के लिए कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा आप लोगों को इतना, ठीक है। तो जब इतना क्लियर है माय डियर, तो ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग फिर वापस लौट के आते हैं किस पे, अब जाके हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे इजीली, क्योंकि अगर कहीं पे मैं फंक्शन बोल भी दूं ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि सर फंक्शन क्या है, और मुझे भी ये लगेगा कि मैंने फंक्शन बता दिया, अगर मैं फंक्शन फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज कर सकता हूं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो दिस इज योर फंक्शन। आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिफाइन करूंगा, लेकिन ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वी विल सी दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।